बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, बहुत कम उम्र में और बहुत कम वक्त में सऊदी हुकूमत पर बरजमान होने वाले मोहम्मद बिन सलमान कौन हैं, किस तरह से हुकूमत में आए, कैसे एक मासूम और खामोश रहने वाले नौजवान से एक ताकतवर तरीन रहनुमा बने और अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुकम्मल कहानी बताएंगे। आपको मोहम्मद बिन सलमान के हुक्मरान बनने के बाद के ऐसे इक़दामात से आगाह करेंगे जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद बिन सलमान किस कदर शातिर, जाबिर और खुदगर्ज हुक्मरान है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको शहज़ादा सलमान की खामोश तबीयत से जुड़ी एक कहानी बताते हैं जो एक सहाफ़ी ने बयान की है। नाज़रीन, ये सहाफ़ी बताता है कि 2013 की बात है, जब सऊदीया के बादशाह सलमान थे, उनकी सेहत कोई अच्छी नहीं थी। मैंने ये बात नोट की थी कि जब हम महल के इस्तकबालिया कमरे में शानदार सुनहरी कुर्सियों पर बैठे थे तो उनका हाथ चलने वाली छड़ी पर ही था। याद रहे कि बादशाह सलमान ने बहुत गैर मामूली तब्दीलियां देखी हैं। वो 50 साल सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के गवर्नर रहे और उन्होंने इस दौरान उसे महज 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल एक सहराई कस्बे से 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल शहर बनते देखा है। ये सहाफ़ी बताते हैं कि उस शाही मजलिस के दौरान मैंने कमरे में मेरे पीछे बैठे एक नौजवान को चुपचाप नोटिस लेते हुए भी देखा। मैं समझा कि वो कोई सीनियर सरकारी मुलाजिम या वली अहद के प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। मैं ये देख सकता था कि वो ऊंचे कद और मजबूत जिस्म के मालिक थे, जबकि उनकी दाढ़ी नफासत से तराशी हुई थी। रिवायती चोगा पहने हुए थे जिस पर की गई सुनहरी धागे की कशीदाकारी से उस शख्स के दर्जे और रुतबे का पता चलता था। मुलाकात ख़त्म होने के बाद मैंने खामोशी से नोटिस लेने वाले उस नौजवान से अपना तारुफ करवाया। हाथ मिलाने के बाद मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उनका जवाब था कि मैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हूँ। उन्होंने इनकसारी से कहा कि मैं एक वकील हूँ और आप मेरे वालिद से बात कर रहे थे। नाज़रीन, ये खामोश तबीयत और इनकसारी से बात करने वाला शख्स आज जो कुछ कर रहा है वो दुनिया के सामने है। ये सहाफ़ी लिखते हैं कि जद्दा की उस शदीद गर्म दोपहर में मुझे उस वक्त ख्याल तक नहीं आया कि ये आहिस्ता बोलने वाला और निस्बतन गुमनाम 28 साला शख्स एक दिन अरब दुनिया के आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर और मुतनाज़ रहनुमाओं में से एक बनकर उभरेगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान के हुक्मरान बन जाने के बाद के ऐसे ऐसे इक़दामात दुनिया के सामने आए कि जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया। आइए आपको मोहम्मद बिन सलमान के उन इक़दामात के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, MBS के इक़दामात में से एक इक़दाम सऊदी अरब में जिद्दत पसंदी का फ़रोग़ है, जिसका नक्शा उस सहाफ़ी ने इन अल्फाज में खींचा है। वस्त दिसंबर में दारुल हुकूमत रियाज से थोड़ा बाहर अलदरैया के मज़ाफ़ात में आधी रात का वक्त है। मगरबी मलबूसात पहने सऊदी नौजवानों का एक मखलूत हजूम मौसीकी पर थरक रहा है। उन्होंने स्मार्टफोन्स उठाए हुए हैं और ऑडिटोरियम में लेज़र लाइट्स इधर उधर पड़ रही हैं। फ्रांसीसी डीजे डेविड गोएटा स्टेज पर मौजूद है। उसी जगह पर ख़वातीन गाड़ी चलाने के अपने नए हक को इस्तेमाल करते हुए रियाज की पहली फार्मूला ई रेस देखने के लिए अपनी जदीद तरीन स्पोर्ट्स कारों में आई हैं। नाज़रीन, ये जिद्दत पसंद वली अहद MBS के हुक्म से नया सऊदी अरब है। एंटरटेनमेंट अपना रास्ता बना चुकी है और सकाफती कदामत पसंदी सऊदी अरब से बाहर हो चुकी है। गुज़श्ता 40 साल के दौरान सऊदी अरब में रहने वाले या वहाँ का दौरा करने वाले किसी भी शख्स के लिए ये तब्दीली बहुत गैर मामूली है। याद रखें, लड़कियों और लड़कों का पार्टी के माहौल में इस तरह आज़ादाना इकट्ठे होना कुछ अरसा पहले तक नाकाबिले फ़हम था। ये उन कदामत पसंद मजहबी उलमा ने ममनू करार दिया हुआ था जिनकी हिमायत पर सऊदी ख़ानदान अपनी हुकूमत के जवाज़ के लिए इन्हिसार करता है। नाज़रीन, सहाफ़ी का कहना है कि जिस सऊदी अरब को मैं जानता हूँ उसका अवामी चेहरा एक जाहिदाना और मुसरत से आरी चेहरा है। ये वो जगह थी जहाँ मजहबी पुलिस मुतव्वा ने शरीयत की अपनी तशरीह के मुताबिक रियाज में मशहूर शीशा कैफ़े बंद करवा दिए थे और दुकानों को हुक्म दिया था कि वो मौसीकी न बजाएं। लेकिन अफसोस के 2017 में वली अहद बनने के बाद MBS ने शाह की हिमायत के साथ
सऊदी अरब का तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिश की है। सिनेमा, औरतों की ड्राइविंग, अवामी मकामात पर तफरीही प्रोग्रामों पर कई बरसों से पाबंदी थी। अब वो कहते हैं कि वो इसे एक नर्म और मेहरबान मुल्क बनाना चाहते हैं। एमबीएस ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि गुज़श्ता 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में उसकी नकल करनी चाही थी। उनमें से एक सऊदी अरब भी था। हमें नहीं मालूम था कि इससे कैसे निपटा जाए और ये मसला पूरी दुनिया में फैल गया। अब वक्त आ गया कि उससे छुटकारा हासिल किया जाए। हकीकत में इंतहाई कबायली और कदामत पसंद मुल्क होने की वजह से सऊदी अरब ने कभी भी काहिरा और बगदाद जैसे शहरों की तरह की दिलकशी और तवज्जो हासिल नहीं की थी। नाज़रीन, याद रहे कि एमबीएस के यही अल्फाज थे जो वाइट हाउस सुनना चाहता था। उस सहाफ़ी के मुताबिक उस वक्त तक वाशिंगटन और नए वली अहद के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो चुके थे। ज़राए बताते कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत के बाद मई 2017 में अपने गैर मुल्की दौरे के लिए रियाज को चुना और उनके दामाद जेरेड कृष्णर ने एमबीएस के साथ करीबी ताल्लुकात बनाए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एतदाल पसंद इस्लाम की पॉलिसी अपनाते हुए एमबीएस ने अवामी कंसर्ट्स के इजाज़तनामे जारी किए थे और किब्ती मसीहों के इज्तमा का इजाज़तनामा भी जारी किया था। उन इजाज़तनामों की वजह से मुल्क के अंदर एमबीएस की मकबूलियत में इजाफा हुआ था, ख़ुसूसन नौजवानों में जो खुद से 50 साल बड़े अफराद की हाकमियत से तंग आ चुके थे। एमबीएस 34 साल के थे। वो पहले कौमी रहनुमा जिससे सऊदी नौजवान खुद को जोड़ सकते थे। नाजरीन, एमबीएस की जिद्दत पसंदी की पॉलिसियों ने सऊदी अरब में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल की। नवंबर 2018 में एक सरमायाकारी फोरम पर नौजवान सऊदी ख़वातीन वली अहद के साथ सेल्फियाँ लेने के लिए बेताब थीं। उन्होंने इसे बखुशी कबूल किया था। उनके सख्त और जज्बात से आरी चेहरे पर एक फिल्मी अदाकार जैसी मुस्कुराहट आ गई थी। नाजरीन, एमबीएस के बारे में एक बैनुल-अक़वामी वकील मालिक दहलान कहते हैं कि सऊदी अरब उन जैसे लीडर का तवील अरसे से इंतज़ार कर रहा था। सऊदी अरब ने उनके दादा शाह अब्दुल अजीज़ के बाद से ऐसी करिश्माती शख्सियत को नहीं देखा। सर विलियम पेटे 2006 से 2010 तक रियाज में बरतानिया के सफ़ीर रहने वाले सर विलियम का कहना है, मेरे ख्याल में ज़्यादातर सऊदी ख़ुसूसन नौजवान वली अहद और उस सफ़र की समत की हिमायत करते हैं। एमबीएस की जानिब से ताकत के अपने हाथों में गैर मामूली इर्तिकाज़ का हवाला देते हुए कहते हैं कि रवायती तौर पर उन्होंने फैला हुआ इख्तियार देखा है, लेकिन वो जानते हैं कि बड़ी तब्दीलियों के लिए ज़्यादा फैसला कौन इक़दामात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एमबीएस की जानिब से जिद्दत पसंदी का जो फ़रोग माजी में हुआ है और जो हो रहा है, ये काबिल मुज़म्मत है। नाज़रीन, अगर बात की जाए एमबीएस की गैर मामूली समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात की, तो इस हवाले से उनका रवैया ये है कि मेरी मानो या अपना रास्ता नापो। अगर उसे साफ अल्फाज में बोला जाए तो ये है कि एमबीएस को इख्तलाफ पसंद नहीं। यही वजह है कि उनका इक़्तिदार शुरू होते ही ब्लॉगर्स, उलमा, हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली ख़वातीन, लिबरल और कदामत पसंद ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों सभी को उन सख्त ज़ालिमाना कवानीन के तहत जेलों में डाल दिया गया जिनके तहत इख्तलाफ या बहस पर पाबंदी है। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अपनी सालाना रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया कि सऊदी हुकाम ने 2018 में पुरअमन मुखालफिन और कारकुनान की गिरफ्तारियों, ट्रायल्स और उन्हें सज़ाएँ देने को तेज़ किया है, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की मुहिम के ख़िलाफ़ भी एक वसी और मरबूत क्रैकडाउन शामिल है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या ये वही हुक्मरान नहीं जिन्होंने बिलाखिर सऊदी ख़वातीन को गाड़ी चलाने का हक़ दिया? हाँ, ये वही हैं। लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक एमबीएस चाहते हैं कि तब्दीली ऊपर से नीचे आए, मतलब शाही दरबार से, और कोई उनके खिलाफ कोई बात ना बोले, जैसा वो चाहें सब वैसा हो। नाजरीन, कितनी हैरानगी की बात है कि सड़कों पर बर्पा होने वाली किसी अवामी तहरीक के नतीजे में किसी कानून में तब्दीली या इस्लाहात चाहे जितनी भी छोटी हों, उनका इशारा भी एक ऐसे मुल्क में इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है जहाँ कोई सियासी जमात या हिज़्ब इख्तलाफ नहीं। लजेनल हजलुल की ही मिसाल ले लें कि पढ़ी लिखी ज़हीन सोशल मीडिया पर सरगर्म खातून जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 30वीं सालगिरह भी जद्दा के एक जेल में गुजारी। उनके ख़ानदान का कहना है कि उनका वाहिद जुर्म औरतों की ड्राइविंग के हक़ के लिए मुहिम चलाना
और औरतों पर मर्दों की सरपरस्ती की पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाना था, जिसकी वजह से मर्दों का बीवियों और ख़वातीन रिश्तेदारों की ज़िंदगियों पर बहुत कंट्रोल रहता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये दोनों कवानीन ही अब बदल दिए गए। औरतें ड्राइविंग कर सकती हैं और वली के निज़ाम में नरमी लाई गई है, लेकिन लगता है कि अल हज़लुल और कई दूसरी सरगर्म ख़वातीन कारकुनों ने खुलेआम इस चीज़ का मुतालबा करके सऊदी क़यादत को नाराज़ किया, जिसका क्रेडिट MBS खुद लेना चाहते थे। नाज़रीन, याद रहे कि अल हज़लुल पहली मरतबा 2014 में मुत्तहिदा अरब अमारात से ड्राइव करते हुए सऊदी अरब आने पर गिरफ्तार हुई थीं। मार्च 2018 में अमारात में कानूनी तौर पर गाड़ी चलाते हुए मुबैना तौर पर स्याह गाड़ियों के एक काफ़िले ने उन्हें रोका, गिरफ्तार किया और रियाज भेज दिया, जहां उन्हें कुछ अरसे के लिए हिरासत में रखा गया था। और मई 2018 में वसी पैमाने पर होने वाले एक और क्रैकडाउन में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अल हज़लुल और दूसरी ख़वातीन कारकुन कहती हैं उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आपको बताते चलें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की लिन मौलूफ कहती हैं कि पहले 3 माह में तफ्तीश के दौरान उनको अजियत का निशाना बनाया गया और बुरा सलूक किया गया, जिसमें कोड़े मारना, बिजली के शौक देना और जिनसी तौर पर हरासा करना शामिल है। जबकि सऊदी हुकाम अपनी जेलों और पुलिस सेल्स में ऐसे किसी सलूक की तरदीद करते हैं। उन्होंने इसकी तहकीकात का वादा किया था। होना तो ये चाहिए था कि ख़वातीन को मुबैना तौर पर अजियत देने वालों को मुकदमात का सामना करना पड़ता, लेकिन उन्हीं ख़वातीन के खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। नाज़रीन, अब खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अदलिया का निज़ाम किस तरह से बादशाही निज़ाम के ज़ेर तसल्लुत है कि ये इंसाफ मुहैया करने से कासिर है। आपको मज़ीद बताते चलें कि लजीन के भाई वलीद अल हज़लुल जो मुल्क से बाहर रहते हैं, कहते हैं कि इस्तगासा ने कभी भी तशद्दुद के इल्ज़ाम की तहकीकात नहीं की। हमने 3 शिकायतें भेजी, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। इस्तगासा ने अपना फ़ैसला सऊदी इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक किया, ना कि आज़ादाना तहकीकात के बाद। वलीद अल हज़लुल सऊद अल कहतानी से तफ्तीश का भी मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि लजीन ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अल कहतानी ने हिरासत के दौरान उन पर तशद्दुद में ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया था। एक इंटरव्यू में MBS से ख़वातीन कैदियों के साथ बदसलूकी के मुतल्लिक पूछा गया। उन्होंने वादा किया कि वो ज़ाती तौर पर तहकीकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक 30 से ज़ायद ममालिक ने सऊदी अरब से सरगर्म कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा किया। कुछ को ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया और बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों ने भी कहा था कि उन्होंने आला सतह पर इस मसले को उठाया, लेकिन उसके बावजूद अगस्त 2019 में लजीन अल हज़लुल के ख़ानदान का कहना था कि सिक्योरिटी अफसरों ने जेल में उनसे मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि वो एक ऐसे बयान पर दस्तखत करें जिसमें उनके रिश्तेदारों के इस दावे की तरदीद की गई कि उन पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया था, लेकिन लजीन ने इनकार कर दिया था। नाजरीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि हिरासत में ले जाने वाली दूसरी ख़वातीन कारकुनों में समर बदावी भी हैं, जिन्होंने सरपरस्ती के कानून को चैलेंज किया था। उनके अलावा ब्लॉगर्स और ख़वातीन को ड्राइविंग का हक दिलवाने के लिए मुहिम चलाने वाली ईमानुल नफ़जान और ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद से बच निकलने में मदद करने वाली रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अजीज़ा अल यूसुफ भी हिरासत में ले जाने वाली ख़वातीन में शामिल हैं। नाजरीन, MBS की जिद्दत पसंदी दरअसल पैसा बनाने की गेम है। MBS का मकसद बस पैसा बनाना और डॉलर्स बनाना है, और इंसाफ का जो आलम है वो आप मुलाहजा कर रहे हैं कि MBS या फिर सऊदी कवानीन जो कि बादशाहत की तरफ से बनाए गए, उन पर बात करने वालों के साथ क्या होता है। नाज़रीन, अफसोस की बात तो यह है कि सऊदी अरब में औरतों की हालत ज़ार के बारे में कोई अवामी हमदर्दी नहीं पाई जाती। मीडिया भी इन मामलात पर बात नहीं करता, बल्कि उन ख़वातीन के बारे में मनफी मुहिम चलाई गई और उन्हें गैर मुहिब वतन और गद्दार करार दिया गया। हुकाम का दावा है कि उन्होंने रियासत के दुश्मनों को मालूमात फराहम की। नाज़रीन, ख़वातीन के अलावा मर्द कारकुनों को पकड़ने और सजाएं देने के भी बहुत वाक़यात हैं। सितंबर 2018 में सऊदी इस्तगासा ने किसी भी ऐसे शख्स के लिए 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने का ऐलान किया जो सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करता हुआ पकड़ा गया जो हुकाम के मुताबिक अमन आमा और अखलाकियात को मुतासिर करती हो। मतलब ये कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो हुकाम के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके, उनकी बात को टोक सके। हालांकि ये वही सरजमीन है जिस सरजमीन पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शमा रोशन फरमाकर जुल्मत के अंधेरे को ख़त्म फरमाया था। ये वही सरजमीन है कि जिस सरजमीन पर एक आम शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से चादर के बारे में सवाल किया था कि आपके पास दो चादरें कहाँ से आईं। लेकिन अफसोस कि आज इस मुल्क में किसी बाशिंदे को हुकाम से किसी किस्म का सवाल करने की इजाज़त नहीं है। हुकाम की बात पर किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है, और अगर कोई ऐसी जुर्रत करेगा तो उसके साथ क्या होगा, ये आप मुलाहजा कर ही चुके हैं। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चले कि MBS से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि लोगों की एक बड़ी तादाद जेलों में है, और वो कहते हैं जब आपको इस तरह के वसी व अरीज़ इस्लाहाती प्रोग्राम को लेकर चलना हो तो इस किस्म की ज़रूरी कीमत तो अदा करनी पड़ती है। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि किस तरह एक शख्स जिसे 6 साल पहले कोई नहीं जानता था, वो मशरिक़ वस्ता का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया, और फिर उसके कारनामे देखें। नाज़रीन, अब बात कुछ करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की इब्तदाई और निजी ज़िंदगी के बारे में। आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान, जो MBS के लक़ब से पुकारे जाते हैं, 31 अगस्त 1985 को पैदा हुए, और सऊदी अरब के तकरीबन 5000 सीनियर शहजादों की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी बाकी दुनिया से दूर इंतहाई पुरतईश और मराद से भरपूर माहौल में पले बढ़े। अपने बाकी 13 बहन भाइयों की तरह उनका बचपन भी पहरेदारों के साए में रियाज में वाक़ शाही महल में गुजरा। महल में उनका हर हुक्म और फरमाइश पूरी करने के लिए मुलाजिमों, खानसामों, ड्राइवरों और दीगर गैर मुल्की मुलाजमिन की एक फ़ौज हर वक्त मौजूद थी। 1990 की दहाई के वस्त में मोहम्मद बिन सलमान को जिन असातिज़ा ने ट्यूशन पढ़ाई उनमें रशीद सकनी भी शामिल हैं, जो आजकल BBC में काम करते हैं। रशीद सकनी बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि कैसे रोज़ाना एक शाही ड्राइवर महल की गाड़ी में उन्हें लेने आया करता था। BBC अरबी सर्विस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि महल के सख्त पहरे वाले मरकज़ी दरवाजे से गुजरने के बाद ऐसे शानदार बंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। सफ़ेद वर्दी में मलबूस मुलाजिम उन बंगलों के सामने लगी घास और पौधों की बारीकी से तराश खराश करते दिखाई देते। वहाँ एक कार पार्क भी था जिसमें कतार दर कतार दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाने वाले कुछ असातिज़ा का कहना था कि वो एक ज़हीन शागिर्द थे जो हमेशा बड़ी तवज्जो के साथ नोट्स बनाते थे, लेकिन रशीद सकनी के ख्याल में शहजादे का ध्यान सबक से ज़्यादा महल के मुहाफ़िज़ों के साथ वक्त गुजारने में होता था। लगता है कि उन्हें इस बात की इजाज़त थी कि वो जो जी में आए करें। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दीगर शहजादों की तरह जब वालिद ने मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाई के लिए अमेरिका या बरतानिया जाने की पेशकश की तो शहजादे ने इनकार कर दिया। उसके बरक्स उन्होंने सऊदी अरब के किंग सऊद यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया, जहाँ से उन्होंने कानून में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। कई मुबस्सिरीन कहते हैं कि शहजादे के इस फैसले ने उनकी मदद भी की और यही फ़ैसला उनकी राह में रुकावट भी साबित हुआ। याद रहे कि सऊदी लोग बहुत ज़्यादा मुहिब वतन होते हैं, और चूँकि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क के अंदर गुजारी है, इसलिए लोग उन्हें वतन का बेटा समझते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कई साल तक MBS की अंग्रेज़ी कमज़ोर रही, और उनमें दीगर शहजादों के बरक्स आज तक कभी मगरबी जहनीत की गहरी फहम नहीं पैदा हो पाई। इसके अलावा उनके बारे में एक हैरान कुन बात यह भी है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ मर्दों के लिए 4 बीवियाँ रखना कोई गैर मामूली बात नहीं, MBS ने एक ही अहलिया पर इक्तफा किया है। उन्होंने सन 2009 में अपनी कज़न शहजादी सारा बिनते मशहूर बिन अब्दुल अजीज़ से शादी की, जिनसे अब उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। और जहाँ तक MBS के अपने बीवी बच्चों का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अपने ख़ानदान को लोगों की नज़रों से मुकम्मल तौर पर मुखफ़ी रखा है। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल उठता है कि वो सऊदी शाही ख़ानदान के हज़ारों अफराद में से और कानून के गुमनाम तालिब इल्म से देखते ही देखते इतने ज़्यादा ताकतवर वली अहद कैसे बन गए? तो इस सवाल का जवाब शातिराना सियासत, उनके वालिद की ख़ास मेहरबानी और ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान के किरदार की बेपनाह क़ुव्वत के इम्तज़ाज में मिलता है। ज़राए बताते कि अभी मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ 23 बरस के थे और उन्होंने अपनी जमात के अच्छे तालिब इल्मों की तरह अपनी डिग्री मुकम्मल ही की थी कि उनके वालिद ने उन्हें बड़े ओहदे के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। MBS ने अपने वालिद के दफ्तर में काम शुरू कर दिया, जहां वो रियाज के गवर्नर की हैसियत में अपने वालिद से काम सीखने लगे। इस दौरान शहजादे ने बड़ी तवज्जो से सीखा कि शहजादा सलमान झगड़ों का तस्विया कैसे करते हैं, मुख्तलिफ फरीकों के तनाज़े में दरमियानी राह कैसे निकालते हैं
और यूं उन्होंने सऊदी रियासत को चलाने के गुर सीखना शुरू कर दिए। फिर जब सन 2013 में एमबीएस सिर्फ 27 साल के थे तो उन्हें वली अहद के दरबार का सरबराह बना दिया गया, जिसका मतलब यह था कि उन पर सऊदी अरब में ताकत और असर और रसूख के दरवाजे खोल दिए गए। और फिर अगले ही साल उन्हें तकर्रुरी देकर काबीना में वजीर का ओहदा दे दिया गया। और फिर सन 2015 आया तो एमबीएस के असर रसूख में नहायत तेज़ी से इजाफा होने लगा। जब जनवरी 2015 में शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उनका जानशीन खानदान की ताकतवर सदेरी शाख से ताल्लुक़ रखने वाले उनके सौतेले भाई सलमान को बना दिया गया। जब नए बादशाह ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त वो 80 बरस के होने वाले थे। यूं शाह सलमान के लाडले बेटे मोहम्मद को बहुत जल्द न सिर्फ वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया बल्कि शाही दरबार का सेक्रेटरी जनरल भी बना दिया गया, जिसने एमबीएस के इक़्तिदार में ताकत को और बढ़ा दिया। नाजरीन, एमबीएस के जारहाना इक़दामात में से एक ये भी काबिल ज़िक्र है कि 4 नवंबर 2017 की शाम तकरीबन 200 नुमाया शहजादों, कारोबारी शख्सियात और दीगर अहम लोगों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए थे। उन लोगों पर ना कोई इल्ज़ामात आयद किए गए, ना जेल भेजा गया, बल्कि उन सब को रियाज के पुरताइश रिट्स कार्ल्टन होटल में महसूर कर दिया गया। कुछ अफराद को तो यहाँ कई माह तक महसूर रखा गया और सारी कार्रवाई का मकसद बदउनवानी की बेख को नहीं बताया गया था। और होटल के नए मेहमानों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी आज़ादी की कीमत के तौर पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी ज़राए से कमाए गए अरबों रियाल वापस करें। लेकिन नाज़रीन, एमबीएस के नाकदीन कहते हैं कि उन लोगों को हिरासत में लेने की वजह बदउनवानी नहीं थी, बल्कि एमबीएस ताकत के उस बरहना इजहार के ज़रिए हर उस शख्स को खामोश कर देना चाहते थे जो उन्हें चैलेंज करने का सोच सकता था। इस कार्रवाई के साथ साथ एमबीएस ने वफात पा चुके शाह अब्दुल्ला के कभी ताकतवर रह चुके ख़ानदान की शाख से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर शहजादों के खिलाफ भी इक़दामात किए थे। और आपको बताते चलें कि ऐसे इक़दामात में एमबीएस काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और तब से वो मुल्क की दिफा और सिक्योरिटी के तीनों महकमे यानी नेशनल गार्ड, वजारत दाखिला और फ़ौज को अपने कंट्रोल में ला चुके हैं। और बज़ाहिर एमबीएस अब फैसला कुन कुव्वत रखते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बड़ी बड़ी शख्सियात को पकड़कर रिट्स कार्ल्टन में बंद कर देने कारोबारी दुनिया को हिला कर रख दिया था और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी परेशान कर दिया था। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि उस बेयकीनी के बावजूद सऊदी लोगों की एक बड़ी तादाद ने एमबीएस की इन कार्रवाइयों को बहुत सराहा था। याद रखें, सऊदी अरब दुनिया में तेल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क हो सकता है, लेकिन उसकी एक बड़ी आबादी ख़ास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्से के शहरी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसीलिए जब लोगों ने मनाजर देखे कि मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह उन ताजरों और शहजादों को हिला कर रख दिया जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था, तो मुल्क के अंदर एमबीएस के हामियों में मज़ीद इजाफा हो गया था। नाज़रीन, ये बात तो जाहिर है कि लोग हमेशा ताकतवर ही का साथ देते हैं। एक और चीज़ जिससे मुल्क के अंदर उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ वो एमबीएस की वो कोशिशें हैं जिनके तहत वो तेल से आमदन के अलावा दीगर मुआशी शोबों को भी तरक्की दे रहे हैं। एमबीएस ने मईशत में तनव्वु पैदा करने के लिए सऊदी अरब को एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की है जहां ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो और कम तनख्वाह पर काम करने वाले लाखों सऊदी नौजवानों को रोज़गार के अच्छे मौके मिलें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात में से एक अहम इक़दाम एमबीएस का विजन 2030 भी है। और याद रखें, एमबीएस का विजन 2030 मंसूबा नहायत पुरज़्म है। इस प्रोग्राम में मुस्तकबिल करीब का एक ऐसा तस्वुर पेश किया गया जिसमें सऊदी अरब यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला आलमी मरकज़ बन जाएगा। विजन 2030 में तफरीह के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 64 अरब डॉलर का एक मंसूबा भी शामिल है, जबकि सयाहत के शोबे में रोज़गार के 10 लाख नए मौके पैदा करने का मंसूबा भी है। लेकिन बाकी चीज़ों की तरह विजन 2030 के अहदाफ पर भी जमाल खाशकजी के कत्ल के साए लहरा रहे हैं। मसलन कुछ गैर मुल्की सरमायाकारों ने सऊदी अरब में अपनी सरमायाकारी इस खौफ से कम या मनसूख कर दी है कि कहीं उनका नाम उस शख्स के साथ ना मुंसलिक हो जाए जो अब भी उस कत्ल के सिलसिले में बैनुल अक़वामी सतह पर मशकूक है। अलबत्ता इसके बावजूद विजन 2030 पर अमल जारी है। उसमें एक शानदार मुआशी मुस्तकबिल का मंसूबा भी शामिल है जिसे न्योम का नाम दिया गया। ये न्योम मुस्तकबिल का मुखफ़्फ़ है जिसके मानी हैं एक जदीद मुस्तकबिल। नाज़रीन, सऊदी अरब के शुमाल मशरक़ी कोने में जहाँ बहेरा अहमर का नीम गर्म पानी
मिस्र, उर्दन और इसराइल के साहिलों को छूता है, वहाँ 21वीं सदी के तकाज़ों से हम आहंग एक बहुत बड़ा शहर बसाने का मंसूबा भी इसमें शामिल है। इसका मतलब यह है कि जहाँ आज तेज़ सहराई हवाओं से बिखरती रेत और स्याह चट्टानें हैं, जहाँ पहली आलमी जंग के दौरान थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अरब फौज अपने इस वक्त के तुर्क दुश्मनों से नबरद आजमाती, ऐन उस जगह पर 500 अरब डॉलर के तामीराती मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा, जो सरहद के आर पार 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होगा। बताया जाता है कि न्योम नामी ये शहर इतना जदीद होगा कि वहाँ हर तरफ ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, ड्राइवर के बगैर चलने वाली कारें होंगी, आपका हाथ बटाने के लिए किस्म किस्म के रोबोट होंगे, मसनूई जहानत का दौर दौरा होगा, शमसी तवानाई से लैस माहौल दोस्त मकान होंगे, बायोटेक्नोलॉजी होगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों का इंटरनेट भी होगा। नाज़रीन, सऊदी हुकूमत के मुताबिक ये शहर 2025 तक मार्ज़ वजूद में आ चुका होगा, लेकिन कुछ माहिरीन मुआशियात को इन अंदाज़ों पर शक है। उनमें से एक माहिर का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी हकीकी नहीं है। न्योम हमेशा से एक ख्वाब रहा है और ये ख्वाहिशात और हकीकत के दरमियान फासले का अक्कास है। इससे ज़ाहिर होता है कि ख़ुद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद MBS इतने ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि उनके ख़्याल में ये शहर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पालो अल्टो का हम पल्ला होगा, जो टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। नाज़रीन, जहाँ तक किसी मंसूबे के तहत नए शहर बसाने का ताल्लुक़ है, तो सऊदी अरब के इस हवाले से कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं रहा है। खलीज में मुकीम एक माहिर मुआशियात के बकौल आप किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी की ही मिसाल ले लें। मंसूबे के मुताबिक 2020 तक इस शहर की आबादी 20 लाख होना थी, लेकिन अभी तक यहाँ सिर्फ 8,000 लोग आबाद हुए हैं। इसलिए मेरा जवाब नफ़ी में होगा, वो अपने इस इक़्तिसादी ख्वाब को अमली शक्ल नहीं दे सकते। अलबत्ता नाज़रीन, न्योम का शहर मुमकिना तौर पर तामीर होगा, लेकिन उस पर काम की रफ्तार सुस्त रहेगी। इस हवाले से अभी बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। क्या ये शहर गैर मुल्की सरमाए को अपनी जानिब खींच सकता है, और क्या यहाँ रोज़गार के बहुत ज़्यादा मौके पैदा हो जाएंगे? इन अंदाज़ों पर अभी बहुत बड़े सवालात मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सऊदी अरब रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ शराकत के इम्कानात भी बड़े मुस्तैदी से जायज़ा ले रहा है। ये ममालिक सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के हवाले से कभी ऐसे सवालात नहीं उठाते जिन पर उसे खफ्त का सामना करना पड़े। अलबत्ता अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा एग्नस समेत कई सख्त बयानात और इल्ज़ामात मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनसे याद दहानी होती है कि मगरबी दुनिया के नज़दीक जमाल खाशकजी के कत्ल का हुक्म ज़ाती तौर पर MBS नहीं दिया था। एग्नस का इसरार है कि आखिरकार इस कत्ल का ज़िम्मा MBS को ही ठहराया जाना चाहिए। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि सब के बावजूद मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। एक मुबस्सिर के बकौल आप 16 से 25 साल के दरमियान के किसी शख्स से बात करके देख लें, सब उन्हें एक हीरो समझते हैं। MBS ने जो माशरती तब्दीलियाँ की हैं और जिस तरह मजहबी बुनियाद परस्तों की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ें नौजवानों को बहुत अच्छी लग रही हैं। नाज़रीन, इस बात के इशारे बहुत कम हैं कि MBS की क़यादत में सऊदी अरब में जमहूरियत के हवाले से कोई हकीकी इक़दामात किए जाएंगे। तनकीद तो दूर की बात है, अगर आप हुक्मरान ख़ानदान और उसकी पॉलिसी के बारे में खुले बंदों बात भी करें तो आपको जेल में डाल दिए जाने का ख़तरा हो सकता है। और जहाँ तक बात है MBS की, तो कई बरसों से MBS को अपने वालिद शाह सलमान की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल रही है, और मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी को बज़ाहिर किसी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। MBS के अपने दरबार के हल्के में भी यही तासुर पाया जाता है कि मगरिब में जमाल खाशकजी के कत्ल में MBS के मुबैना किरदार के हवाले से जो हंगामा बरपा है, एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। शायद उन लोगों का ख्याल दुरुस्त ही था, क्योंकि वक्त के साथ बड़े से बड़ा मामला भी ठंडा पड़ जाता है। ये तो एक शख्स के कत्ल का मामला था, और ऐसा ही हुआ कि अब उस कत्ल के तस्करे शाज़ो नादरी हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए हकीकत की, तो हकीकत यह है कि कई एतबार से सऊदी अरब MBS की ज़ात ही है। वो कोई जमहूरी शख्स नहीं है और ना ही कोई मसले है, बल्कि अक्सर लोगों के ख्याल में वो एक डिक्टेटर हैं। और 34 साल MBS ये बात जानते हैं कि जब मौजूदा बादशाह का इंतकाल होगा तो मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े मुल्क की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी। एक आध अशरे के लिए नहीं, बल्कि अगले 50 बरस के लिए। नाज़रीन, दरअसल सऊदी ममालिक में जो निज़ाम हुकूमत है वो बादशाहत का निज़ाम है, और बादशाहत का निज़ाम ऐसा ही हुआ करता है।
बादशाहत के निज़ाम में रया को ग़ुलाम समझा जाता है और बादशाह कब ये गवारा करते हैं कि कोई उनके खिलाफ बात करने की जुर्रत करे। नाज़रीन, आप एमबीएस के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में आपने लाजमी बताना। ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।